चले कि गोविंद सिंह डोटासरा सीआईडी सीबी कार्यालय पहुंचे हैं। एएसपी सीआईडी सीबी रेंज सेल के कार्यालय पर पहुंचे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और पटेल सर्कल पर यह कार्यालय बना हुआ है। एडिशनल एसपी के सामने बयान दर्ज होगा। कोटा रेंज के आईजी पर दिए एक बयान से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। रेंज आईजी सहित सीएम और ओम बिरला को भी डोटासरा ने चेतावनी दी थी। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी साथ मौजूद है। जिस तरह तस्वीरें नजर आ रही हैं, बड़ी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता सीआईडी सीबी कार्यालय पहुंचेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की उदयपुर से जुड़ी हुई, आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कपिल इस खबर पर जुड़ चुके हैं। कपिल, ये एएसपी सीआईडी सीबी रेंज सेल के कार्यालय में गोविंद सिंह डोटासरा क्यों पहुंचे हुए हैं? देखिए, उदयपुर आए थे डोटासरा अहमदाबाद जाने के लिए। उससे पहले अहमदाबाद खेरवाड़ा से होते हुए अहमदाबाद जाने से पहले वे पटेल सर्कल स्थित सीआईडी सीबी कार्यालय पहुंचे। आप देखिए, इस समय गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली दोनों इस कार्यालय के अंदर मौजूद हैं। कोटा में कुछ समय पहले एक प्रदर्शन किया गया था। उस प्रदर्शन के दौरान कई नेता उसमें शामिल थे, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली भी प्रदर्शन के दौरान मौजूद थे। अशोक चांदना सहित कोटा के कई स्थानीय नेता थे, जिनके द्वारा पुलिस के साथ में हाथापाई करना और भीड़ को उकसाने जैसे गंभीर आरोप लगे थे। उसको लेकर कोटा के नयापुरा थाने में मामला दर्ज हुआ था। उसके बाद में इसकी जांच सीआईडी सीबी के एडिशनल एसपी अनिल मीणा, जो कि फिलहाल उदयपुर सेल के एडिशनल एसपी हैं, उन्हें ये जांच दी गई थी। अनिल मीणा अभी उदयपुर सेल में पोस्टेड है। तो अभी अंदर अनिल मीणा से जो गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली है, वे अनिल मीणा के सामने बैठे हुए हैं। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, उस मामले को लेकर अपना पक्ष रखने के लिए ये दोनों नेता एडिशनल एसपी के सामने पेश हुए हैं। क्योंकि उदयपुर में पोस्टेड थे, अनिल मीणा इसकी जांच कर रहे थे। तो ऐसे में जब वे टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा उदयपुर आए, तो यहाँ वे सीधा जो सीआईडी सीबी का जो सेल का जो ऑफिस है एडिशनल एसपी का, यहाँ पहुंचे। अपना पक्ष इस समय वे एडिशनल एसपी अनिल मीणा के सामने ऑफिस के अंदर रख रहे हैं। तो ये पूरा मामला कोटा से जुड़ा हुआ है। मुख्य रूप से राज्य कार्य में बाधा को लेकर ये मामला जुड़ा। और एक जानकारी और भी निकलकर सामने आ रही है कि कोटा रेंज के जो आईजी थे उस समय, उन पर एक गंभीर टिप्पणी डोटासरा द्वारा की गई थी। उस मामले को लेकर भी विरोध काफी बड़ा था। उसमें मुख्यमंत्री और ओम बिरला के नाम लेकर भी चेतावनी, धमकी भरी चेतावनी जो है वो दी गई थी। तो ये सारे मामले जो है, इसको लेकर कोटा के नयापुरा थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसकी जांच अनिल मीणा, जो कि उदयपुर सेल के इस समय सीआईडी सीबी के एडिशनल एसपी, वे इसकी जांच कर रहे हैं। तो उदयपुर जब दोनों नेता आए, गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली, यहाँ आते समय वे यहाँ कार्यालय पर पहुंचे और इस समय अपना पक्ष एडिशनल एसपी, जो कि इस पूरे मसले के जांच अधिकारी हैं, उनके सामने रख रहे हैं। जी ठीक है कपिल, यहाँ पर गोविंद सिंह डोटासरा का स्टैंड क्या है, कहना क्या चाहते हैं वो? देखिए, जो जानकारी है उसके अनुसार ये जो मामला है एक प्रदर्शन के दौरान का है। और वे इस प्रदर्शन के दौरान क्यों ये बयान दिए गए, किस तरह की उनकी मंशा थी, जब मामला उन पर दर्ज हुआ है, तो वे अपनी मंशा जो है, किस तरह की उनकी मंशा रही थी इस तरह के बयान देने की, या फिर पुलिस के साथ में जो धक्का मुक्की की जो बात नौबत आ गई थी, वो नौबत क्यों आई थी, ये सारी स्थिति स्पष्ट वे जांच अधिकारी अनिल कुमार मीणा के सामने करेंगे। मुख्य रूप से क्योंकि जब जांच इसकी चल रही है, एडिशनल एसपी अनिल मीणा इसकी जांच कर रहे हैं, तो वे अपने जो सवाल है वो गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली के सामने रखेंगे। ये जो दोनों नेता हैं अपना पक्ष रखेंगे कि क्या ऐसी नौबत कोटा में आई थी कि उस समय पुलिस के साथ में धक्का मुक्की जैसी नौबत हो गई थी, भीड़ को उकसाने जैसे बयान जो है, जो कि बताया जा रहा है कि जो बयान गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली द्वारा दिए गए, वो वहाँ मौजूद भीड़ को उकसाने जैसे थे। तो ऐसे बयान क्यों दिए गए, या फिर उनकी इन बयानों के पीछे क्या मंशा थी, ये पूरी इस ये जो अंदर जो अपने जो पक्ष जब ये रख रहे हैं, तो ये सारी बातों को वे एडिशनल एसपी, जो कि जांच अधिकारी हैं, उनके सामने स्पष्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। के बाद राजधानी जयपुर से बड़ी खबर की स्वतः शासन विभाग से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि जयपुर हेरिटेज नगर निगम समितियों का गठन होगा। 24 समितियों का गठन किया गया है। इनमें कार्यकारिणी समिति, वित्त समिति, स्वच्छता समिति आदि समितियां शामिल हैं। विभाग ने इसको लेकर पूरे आदेश जारी किए हैं। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, स्वतः शासन विभाग से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है
कि कई सारी कमेटियों का गठन किया गया है, जिसमें जो प्रमुख कमेटियां हैं 24 समितियां ऐसी हैं जिनका गठन किया गया है, जैसे कि कार्यकारिणी समिति है, वित्त समिति है, स्वच्छता समिति है और भी जो समितियां हैं वो शामिल किए गए हैं। विभाग ने इसको लेकर पूरी जानकारी, पूरे आदेश दे दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, आप देखिए स्वतः शासन विभाग से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं। विभागों के मतलब समितियों के विभाग का गठन किया गया है ताकि जो वर्कलोड आता है वो डिवाइड हो सके, वो बंटवारा जिसका हो सके और एक एक विभाग को उनके विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जाए ताकि उस विभाग का कामकाज अच्छे से हो पाए, उसके जो भी योजनाएं बनाई जा रही हैं उस विभाग के द्वारा वो धरातल पर उतर आए। इस वजह से आप देखिए कि 24 समितियों का गठन किया गया है। 24 समितियों में मेन आपको जो समितियां वो हमने बताया, जैसे कि वित्त विभाग हो गया, स्वच्छता विभाग हो गया और उसके साथ ही और भी जो विभाग है जिनको इसमें शामिल किया गया है। तो इसको लेकर आदेश भी जारी हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं स्वतः शासन विभाग से जुड़ी हुई। कोलकाता में रामनवमी का जुलूस ले जा रहे श्रद्धालुओं पर हमला करने का मामला सामने आया। बीजेपी ने वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि कोलकाता के पार्क सर्कस इलाके में रामनवमी से जुड़ी गाड़ियों पर हमला किया और उनमें तोड़फोड़ की गई। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष और बारलूघाट से सांसद सुकांता मजूमदार ने सोशल साइट एक्स पर इसका वीडियो शेयर किया। मजूमदार ने लिखा कि रामनवमी जुलूस के वापस लौटने पर कोलकाता के पार्क सर्कस 7 पॉइंट इलाके में हिंदू श्रद्धालुओं पर बर्बर हमला किया गया। मामले में बीजेपी ने ममता सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी ने पुलिस पर एक्शन नहीं लेने का भी आरोप लगाया, तो दूसरी ओर कोलकाता पुलिस ने घटना से इनकार कर दिया। से पिक्चर पूरा प्रदेश का दिखा रहा है, टीवी मीडिया में, सोशल मीडिया में, यूट्यूब में। लेकिन अभी कलकत्ता का हालत देख लीजिए, कितना बड़ा रैली रामलीला ग्राउंड से चल रहा है। ये इंटाली एरिया है, हिंदू जनता सड़क में उतर कर आया है और यूनाइटेड हो गया है। खिदिरपुर में भी बड़ा रैली चल रहा है, मैं यहाँ से खिदिरपुर जाने वाला है। वो जाली हिंदू है, वो कहाँ का घुसने का कोशिश किया है, लेकिन सब रैली हिंदू जनता ने ममता बनर्जी और उनकी पुलिस का अत्याचार के खिलाफ कर रहा है। से पिक्चर पूरा प्रदेश का दिखा रहा है, टीवी मीडिया में, सोशल मीडिया में, यूट्यूब में। लेकिन अभी कलकत्ता का हालत देख लीजिए, कितना बड़ा रैली रामलीला ग्राउंड से चल रहा है। ये इंटाली एरिया है, हिंदू जनता सड़क में उतर कर आया है और यूनाइटेड हो गया है। खिदिरपुर में भी बड़ा रैली चल रहा है, मैं यहाँ से खिदिरपुर जाने वाला है। वो जाली हिंदू है, वो कहाँ का घुसने का कोशिश किया है, लेकिन सब रैली हिंदू जनता ने ममता बनर्जी और उनकी पुलिस का अत्याचार के खिलाफ कर रहा है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने भी वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। और इस बीच खबर यह है कि कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के विरोध में याचिका दायर कर सकते हैं। नए कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब तक 7 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। तो जमीयत उलेमा-ए-हिंद का वक्फ कानून के खिलाफ याचिका, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल का भी वक्फ कानून के खिलाफ याचिका है, समस्त केरल जमीयतुल का भी है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इस कानून के खिलाफ है, अमानतुल्लाह खान जो आप पार्टी के विधायक हैं वो भी इसके खिलाफ हैं। तो आप ये देखिए कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। जब ये पारित हुआ था बिल, हस्ताक्षर जब हुआ, कानून में कन्वर्ट हुआ, उस दरमियान सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं हो चुकी थी और अभी संख्या 7 हो चुकी है।
और इधर गृह मंत्री अमित शाह 3 दिनों के जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, जहां वो आज शहीद जवानों के परिजनों से मिलेंगे, उन्हें अनुकंपा नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके अलावा शाह का आज बीएसएफ सीमा चौकी विनय का दौरा करने का भी कार्यक्रम है। इसके पहले रविवार शाम को अमित शाह ने जम्मू में पार्टी विधायकों और पदाधिकारियों की एक बैठक ली। शाह 8 अप्रैल को श्रीनगर में विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक लेंगे। इसके बाद दोपहर 1 बजे सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक होगी। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जम्मू और श्रीनगर में सुरक्षाकर्मी हाई अलर्ट पर हैं। उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने बन रही सत्यव्रत पुलिस चौकी का रामनवमी पर उद्घाटन हुआ। पिछले कुछ दिनों से यह पुलिस चौकी राजनीति और विवादों के केंद्र में है। दरअसल यह चौकी ठीक जामा मस्जिद के सामने है और यह उसी इलाके में बन रही है जहां पिछले दिनों भारी हिंसा हुई थी। देखिए रिपोर्ट। संभल में बनी सत्यव्रत पुलिस चौकी का रामनवमी पर उद्घाटन हुआ। ये चौकी संभल हिंसा के बाद 100 दिन के भीतर बनकर तैयार हुई है। जामा मस्जिद के सामने बनी चौकी का उद्घाटन भी रामनवमी पर किया गया। सत्यव्रत पुलिस चौकी के शुभारंभ रामनवमी के पावन पर्व अभिजीत मुहूर्त में, ऐसा मानिए रामनवमी का पावन पर्व पुष्य नक्षा अभिजीत मुहूर्त जैसा भगवान राम के जन्म का समय रहा हो, ऐसा ही कुछ पावन मुहूर्त में भगवान श्री गौरी गणेश का पूजन वास्तुमंडल के पूजन के साथ इस चौकी का शुभारंभ हुआ और यज्ञ पूजन के साथ इसका संपन्न हुआ। डीएम, एसपी और सीओ समेत तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इस चौकी से जिले का पुलिस कंट्रोल रूम संचालित होगा। पुलिस चौकी में सामने की दीवार पर महाभारत का श्लोक लिखवाया गया है। सत्यव्रत पुलिस चौकी का मेन गेट महाभारत के रथ की आकृति का है। संभल में 1978 में हुए दंगे के पीड़ित विष्णु शरण रस्तोगी सत्यव्रत पुलिस चौकी पहुंचे। नई चौकी को देखकर उन्होंने कहा कि कल्पना के परे हरि मंदिर के सामने सत्यव्रत पुलिस चौकी बनी है। ये तो हमारी कल्पना से भी बाहर की बात है कि हम आज इसे हरिहर मंदिर के सामने ये सत्यव्रत चौकी देख रहे हैं। ये हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी ये बहुत ही उत्तम और दूरदर्शिता की ये निशानी है, उदाहरण है कि संभल के सुरक्षा के लिए उन्होंने इस चौकी का निर्माण किया है। संभल में शाही जामा मस्जिद के पास बना सत्यव्रत पुलिस चौकी सेल्फी पॉइंट भी बन गया है। लोग पुलिस चौकी में लगे बोर्ड के साथ सेल्फी ले रहे हैं। लोगों ने जामा मस्जिद इलाके में पुलिस चौकी खुलने पर खुशी जताई है। 24 नवंबर को उसके बाद इसकी जरूरत बहुत पड़ गई थी आसपास के लोग। देखिए, जो 24 नवंबर को हुआ, जो होना था वो हुआ। हाँ, सहयोग इसमें पहले दिन से रहा है। हाँ, क्योंकि हमने स्वागत किया है, आज इसका इनॉग्रेशन हुआ है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आजम। आजम, ये बताइए डीएम साहब ने क्या कहा, आपको कुछ कह रहे थे? देखिए, वो भीड़ में थे, उनसे बात नहीं हो पाई। इस टाइम स्वागत करके वो जल्दी में थे, चले गए। बात को होगी, पहले हुई थी उनसे बात, उन्होंने कहा था क्या आप आना। संभल में रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि शहर के अलग अलग इलाकों से होकर गुजरी। शोभा यात्रा के लिए संभल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में इस साल के आखिर में चुनाव है और इस चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्टिव हो गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज बिहार जा रहे हैं। वे बेगूसराय में कन्हैया कुमार के साथ पलायन रोको रोजगार दो पदयात्रा में हिस्सा लेंगे और इस यात्रा का मकसद युवाओं के बीच कांग्रेस की पैठ बनाना है। राहुल गांधी ने इस संबंध में सोशल मीडिया पर अपना वीडियो भी जारी किया, जिसमें युवाओं से पलायन रोको रोजगार दो यात्रा में शामिल होने और अपनी आवाज उठाने का निमंत्रण दिया गया है। साथ ही राहुल ने लोगों से व्हाइट टी शर्ट पहनकर आने की अपील भी की है। 7 तारीख को मैं बेगूसराय आ रहा हूँ। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी चुनावी साल में 4 महीने के भीतर तीसरी बार बिहार आ रहे हैं। हालांकि बिहार में नई टीम बनाने के बाद ये राहुल का पहला दौरा है। बिहार में कांग्रेस की सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश में जुटे राहुल संगठन में एक के बाद एक कई बड़े बदलाव कर चुके हैं और अब कांग्रेस की नजर जनाधार जुटाने में है।
जिसके लिए राहुल गांधी पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल होने बिहार दौरे पर आ रहे हैं। बिहार के युवाओं की समस्याएं समझ आए और बिहार की सरकार को प्रेशर आए और हम इस सरकार को बदल पाए। बिहार के जो युवा हैं, आपकी हम एनर्जी मोबिलाइज करना चाहते हैं, एक नया बिहार बनाना चाहते हैं। जी राहुल जी आ रहे हैं, 3 कार्यक्रम हैं। बेगूसराय में यात्रा करेंगे, संविधान सम्मेलन है और एक इंटरनल पार्टी का कार्यक्रम है। बिहार दौरे से पहले राहुल गांधी ने ये नई मुहिम भी छेड़ दी है। युवाओं से अपील की है कि वो सफेद टी शर्ट पहनकर बेगूसराय में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल हो। राहुल ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें वो खुद भी सफेद टी शर्ट में नजर आ रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी पर हमलावर बीजेपी का कहना है कि इससे कांग्रेस को कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। राहुल गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। वो जहां जहां जाते हैं कांग्रेस का लुटिया डुबाने का काम करते हैं। वो मध्य प्रदेश गए, वो छत्तीसगढ़ गए जो अभी चुनाव हुआ कुछ दिन पहले, हरियाणा गए, महाराष्ट्र गए, राजस्थान गए, दिल्ली गए, सभी जगह उन्होंने कांग्रेस का लुटिया डुबा दिया। ट्रैक रिकॉर्ड है, जहां वो जाते हैं वहां पक्का वो हारते हैं। तो एकदम राहुल गांधी जी बिहार आएंगे, जितना आएंगे उतना अधिक सीटों से हम एनडीए की सरकार बनाएंगे। राहुल गांधी के बिहार दौरे से पहले सियासत चरम पर है। बीजेपी के नेता एक सुर में कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। सत्ताधारी जेडीयू के नेता भी बीजेपी के साथ सुर में सुर मिला रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। जहां जहां राहुल के कदम पड़ते हैं, कांग्रेस की बुरी हार होती है। वहां कितना रोजगार दे पाए, ये कुकर्म तो उन्होंने किया है। 60 साल के इनके पाप का, इनके कुकर्म का नरेंद्र मोदी ने 10 साल में भरने का काम किया। सत्ता पक्ष के नेता राहुल गांधी पर चौतरफा निशाना साध रहे, लेकिन राहुल के दौरे से बिहार कांग्रेस का जोश हाई है। बिहार प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष और नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद राहुल गांधी की अगली रणनीति क्या होगी, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी है। देखना होगा कि इससे कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचता है। पटना से संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रामेश्वरम और मेन मैंड पर मौजूद मंडपम को जोड़ने वाले पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया। दरअसल ये कल की घटना है और ये अपनी तरह का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है, जो तकनीक के बेजार नमूना है और पंबन पुल का ये गहरा सांस्कृतिक महत्व भी है। रामायण के मुताबिक राम सेतु का निर्माण रामेश्वरम के पास धनुषकोडी से ही शुरू हुआ था और इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। समंदर में भारतीय इंजीनियरिंग की अद्भुत मिसाल। भारत का पहला ऑटोमेटेड वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज। रामेश्वरम द्वीप को जोड़ने वाला भव्य पंबन रेलवे पुल। ऐसा रेलवे पुल जिसे देखकर हर कोई हैरान है। समंदर के अंदर भारतीय इंजीनियरिंग की अद्भुत मिसाल पेश करते इस रेलवे पुल की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। ये रेलवे ब्रिज 4 धाम तीर्थ स्थलों में से एक रामेश्वरम द्वीप को तमिलनाडु के मंडपम से जोड़ता है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में बना पंबन पुल भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज होगा, जो देश के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि ये रेलवे पुल 100 सालों तक 75 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनों को चलाने के लिए सेफ है। पंबन ब्रिज की लंबाई 2.08 किलोमीटर है, जिसकी लागत 550 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2019 में इस पुल की नींव रखी थी। इसे डबल ट्रैक और हाई स्पीड ट्रेनों के लिए डिजाइन किया गया है। स्टेनलेस स्टील से बने इस पंबन ब्रिज पर